नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए फिजिक्स के जो क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके जो एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो इनको भी जो है एक बार वीडियो को देख लेना। और जो ये क्वेश्चन देखिए मेरी तरफ से तो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी आप जाने और इनको जो है नोट ज़रूर कर लेना, ठीक है ना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो एकांक परवलता के चुंबकीय ध्रुवों के मध्य की दूरी 1 मीटर है। फिजिक्स के क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर लिए है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिए। तो इनके मध्य लगने वाले बल का मान क्या होगा। देखिए वापस क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं कि यदि दो एकांक परवलता के चुंबकीय ध्रुव है, ठीक है ना, मान लो S और N है, ठीक है, कि मध्य की दूरी यानी उनके मध्य की दूरी कितनी है, 1 मीटर है, ठीक है, 1 मीटर है। तो इनके मध्य लगने वाले बल का मान कितना होगा। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि क्या मान रहेगा। अगर दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य की दूरी अगर 1 मीटर हो, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, डायरेक्ट वहाँ पर 1 मीटर दिया जाए तो आपको क्या करना है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन करना है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कभी भी मत कर देना 4 पाई अपॉन 10⁻⁷ न्यूटन, ये नहीं होगा, क्योंकि ये नहीं होगा। इसे सोल्व करने के बाद में हमारे पास क्या प्राप्त होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन। तो ए ऑप्शन को राइट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, अतिचालक पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है, कितना होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन 1 में है +1, ऑप्शन सेकंड में है -1, ऑप्शन थर्ड में है 0 और ऑप्शन डी है अनंत। तो देखिए जो अतिचालक चुंबकीय प्रवृत्ति होती है ना अतिचालक पदार्थों में, उनकी क्या होती है, -1 होती है, -1 चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त आकाश की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, जो मुक्त आकाश होता है उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति कितनी होती है, +1, -1, 0 या फिर अनंत। तो देखिए मुक्त आकाश की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो 0 होती है। इसको भी जो आप रट लेना कि मुक्त आकाश की चुंबकीय प्रवृत्ति कितनी होती है, 0 होती है। और अतिचालक में जो अतिचालक पदार्थ होते हैं यानी जिनमें चालकता का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं होता है, उनमें जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो -1 होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय प्रवृत्ति का मान ऋणात्मक एवं अल्प होता है, ये किसके कारण होता है, यानी माइनस किसके कारण होता है और अल्प यानी कम किसके कारण होता है। ऑप्शन ए लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए, अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए या फिर उपयुक्त सभी के लिए। तो देखिए जो चुंबकीय प्रवृत्ति का मान है वो ऋणात्मक और अगर अल्प होता है वो किसके लिए होता है, वो प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए होता है, ठीक है ना। प्रतिचुंबकीय जो पदार्थों के उनके मान क्या होगी, ऋणात्मक और अल्प होंगे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए चैप्टर निचोड़ है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। किसी पदार्थ की आपेक्षिक जो पारगम्यता है वो 1.0001 है, तो पदार्थ होगा, उसकी आपेक्षिक पारगम्यता हमें दी गई है, उसके आधार पर हमें बताना होगा कि जो पदार्थ है वो हमारा लोह चुंबकीय है, अनुचुंबकीय है या फिर प्रतिचुंबकीय या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो अगर किसी पदार्थ की जो पारगम्यता है वह 1 यानी 0 से अगर इधर हो 1.001 हो तो वो पदार्थ याद रख लेना अनुचुंबकीय होगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान संख्या में वृद्धि होने पर नाभिक से संबंधित कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है। वापस रिपीट कर लेते हैं कि द्रव्यमान संख्या में वृद्धि होने पर नाभिक से संबंधित कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है। ऑप्शन ए द्रव्यमान, आयतन, बंधन ऊर्जा या फिर घनत्व है। तो देखिए जो राशि परिवर्तित नहीं होती है वो होती है हमारी घनत्व। घनत्व है वह कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, द्रव्यमान संख्या में वृद्धि हो या फिर कमी हो, याद रख लेना। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग पूछा गया है। तो यहाँ पर अल्फा, बीटा और गामा से दिया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट है यहाँ पर हमारे अल्फा किरणें, सेकंड है बीटा किरणें, सी है यहाँ पर हमारा गामा किरणें और डी है कैथोड किरणें। तो देखिए जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है वो अल्फा किरणें भी नहीं होती और बीटा किरणें भी
नहीं होती है और ना ही कैथोड किरणें होती है। तो विद्युत चुंबकीय जो तरंग होती है वो होती है यहाँ पर हमारी गामा किरणें। तो ऑप्शन जो हमारा सी होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद भी रखना है कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है वो गामा किरणें होती है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 22 न्यून नाभिक ऊर्जा अवशोषित करने के बाद 2 एल्फा कणों एवं एक अज्ञात नाभिक में क्षय हो जाता है। अज्ञात नाभिक है, अब इसके आधार पर आपको बताना है। एल्फा कणों का दिया गया और अज्ञात नाभिक में आपको ये बताना है कि जो अज्ञात नाभिक है वो कौन सा है, ऑक्सीजन, बोरोन, सिलिकॉन या फिर कार्बन। तो देखिए वो अज्ञात नाभिक होगा यहाँ पर हमारा कार्बन। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण का मान उसके अपवर्तनांक कोण के बराबर होगा यदि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक हो। देखिए वापस रिपीट कर लेते हैं कि किसी कोई प्रिज्म यानी कोई प्रिज्म है उसका जो विचलन कोण है वह न्यूनतम मान है उसका, ठीक है, उसके अपवर्तनांक कोण है उसके बराबर होगा। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होगा। ऑप्शन ए √2 और 2 के बीच रहेगा, या फिर 1 से कम रहेगा, या फिर 2 से अधिक रहेगा, या फिर √2 से 1 के बीच रहेगा। तो अगर उसके जो विचलन कोण है वो उसके अपवर्तनांक कोण के बराबर होगा तो याद रख लेना उसका जो प्रिज्म के जो पदार्थ का अपवर्तनांक है वो √2 और 2 के बीच रहेगा। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए प्रीवियस क्वेश्चन से भी ये क्वेश्चन आया चुका है तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को भी लिया हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप जो अपने ध्यान में रखना कि इसी प्रकार के जो है न्यूमेरिकल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समतल दर्पण पर प्रकाश की कोई किरण अभिलंबवत, ठीक है ना, अभिलंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान कितना होगा। यानी कोई समतल दर्पण है यहाँ पर हमारा, ठीक है, उस पर जो कोई किरण है वो अभिलंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा, 90 डिग्री, 0 डिग्री। देखिए यहाँ पर हम डायरेक्ट भी आपको आंसर बता सकते हैं कि क्या होगा। समतल दर्पण दिया हुआ है और जो किरण है वो अभिलंबवत है, ठीक है ना, अभिलंबवत यानी 90 डिग्री। तो ये सभी को पता है कि जो परावर्तन कोण होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है, इसके आधार पर भी आप आंसर को जितना कम समय में देंगे उतना ही आपको टाइम बचेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण है, ठीक है ना, उसके जो फोकस दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है। दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखने पर उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बताओ। देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए 2F पर, F पर, या फिर 0 पर, या फिर अनंत पर। तो देखिए अगर अवतल दर्पण है और उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और उसके जो दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर उसका प्रतिबिंब बनेगा तो उसका प्रतिबिंब है वो अनंत पर जाकर बनेगा। ठीक है ना, कहाँ पर बनेगा, अनंत पर जाकर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इतने आसान क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसको भी आप जरा देख ले कि पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक को, यानी कोई व्यक्ति है वो पृथ्वी से क्या देखता है, आकाश की ओर देखता है तो उसे तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। इसका कारण क्या है। ठीक है, हम सभी देखते हैं लेकिन इसका कारण क्या है। ऑप्शन ए, यह सत्य है कि तारे निरंतर प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते। ऑप्शन बी, तारे के प्रकाश का इनके अपने वायुमंडल द्वारा आवर्ती अवशोषण होता है। ऑप्शन सी, तारे के प्रकाश का पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा आवर्ती अवशोषण। ऑप्शन थर्ड है यहाँ पर हमारा, पृथ्वी के वायुमंडल में अपवर्तनांक का घटना या बढ़ना। तो देखिए ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं ना हमें, वह किस कारण होते हैं, जो हमारा वायुमंडल है ना, वो वायुमंडल में जो हमारा अपवर्तनांक है वो कभी तो बढ़ जाता है और कभी घटता है। तो जो अपवर्तनांक के कारण ये घटना घटित होते हैं इसलिए हमें तारे जो है वो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और भी वीडियो देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स और प्रतिरोध का अनुपात का मात्रक
निम्न में से किस राशि के मात्रक के समान होगा? ऑप्शन ए आवेश के समान होगा, ऑप्शन बी विभवांतर, ऑप्शन सी धारा और ऑप्शन डी है चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए जो चुंबकीय फ्लक्स और प्रतिरोध का जो अनुपात का जो मात्रक है वह क्या है? समान। तो अगर अनुपात और जो चुंबकीय फ्लक्स है इनके मात्रक समान होगा तो वो आवेश के समान होगा। ठीक है, किसके समान होगा? वह आवेश जो है वो राशि होगी जिसके समान होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान केवल निर्भर करता है। ऑप्शन ए यानी किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए चालक के प्रतिरोध पर, ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र के मान पर, ऑप्शन सी देखना यहाँ पर हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के सापेक्ष चाल के झुकाव पर। ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हमारा संबंध फ्लक्स के परिवर्तन की दर पर। तो देखिए जो विद्युत वाहक बल होगा वह निर्भर करता है हमारे संबंधित फ्लक्स के परिवर्तन पर। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो चुंबकीय जो प्रेरण होता है विद्युत वाहक बल वो संबंध फ्लक्स के परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक दंड चुंबक को कुंडली के अंदर प्रविष्ट कराया जाता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? ऑप्शन ए चुंबक का वेग पर, यानी चुंबक के जो वेग है उस पर, ऑप्शन बी कुंडली में घेरों की संख्या पर, ऑप्शन सी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण, या फिर ऑप्शन डी है यहाँ पर हमारा कुंडली के तार का विशिष्ट प्रतिरोध। तो देखिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी हमें बिल्कुल राइट आंसर लग रहा है कि जो एक दंड चुंबक है और उसे कुंडली के अंदर प्रविष्ट करा दिया जाता है तो जो कुंडली का जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वह कुंडली के तार के विशिष्ट प्रतिरोध पर ही निर्भर नहीं करता है। ठीक है ना, ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तांबे के तार की कुंडली, यानी एक तांबे के तार की कुंडली, ये फिजिक्स के क्वेश्चन को आसान करने के लिए आपको जो क्वेश्चन है उसको 2 बार आसानी से पढ़ना है, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको आसानी से पता चल जाएगा कि क्या पूछ रहा है। कि एक तांबे के तार की कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में समांतर गतिशील होने पर प्रेरित विद्युत धारा का मान कितना होगा? देखिए जो प्रेरित विद्युत धारा का मान होगा, अगर समांतर गतिशील हो रहा है और समान ही चुंबकीय बल है तो उसका जो प्रेरित विद्युत धारा का मान होगा वो 0 होगा। ठीक है ना, यहाँ पर से हम राइट कर सकते हैं क्योंकि उसका समांतर वो उसके गतिशील हो रहा है और उसमें समान क्या है? चुंबकीय प्रभाव या फिर चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमें यहाँ पर हमारा राइट आंसर लग रहा है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनों का तरंगों से संबंध कौन सा गुण डेविसन एवं जर्मर के प्रयोगों द्वारा प्रदर्शित किया गया? ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए अपवर्तन, ऑप्शन बी ध्रुवण, ऑप्शन सी व्यतिकरण या फिर ऑप्शन डी है विवर्तन। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉनों का तरंगों से संबंध जो है वो डेविसन एवं जर्मर नामक वैज्ञानिक है उनके द्वारा विवर्तन जो है वो प्रयोग में लिया गया था। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि 10 इलेक्ट्रोवोल्ट गतिज ऊर्जा के एक इलेक्ट्रॉन से संबंध डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य है। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा 10 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन बी है 12.27 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन सी है 0.10 एंगस्ट्रॉम और डी है 3.9 एंगस्ट्रॉम। तो देखिए अगर 10 इलेक्ट्रोवोल्ट गतिज ऊर्जा के जो एक इलेक्ट्रॉन है उसके संबंध जो अगर डी ब्रोगली, हम उस डी ब्रोगली जो हमारा फॉर्मूला है उससे निकालते हैं तो निकलती है 3.9 एंगस्ट्रॉम। आप निकाल कर भी देख सकते हैं, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, 10 एंगस्ट्रॉम विमा के एक रेखीय बॉक्स में रहने हेतु बाध्य है, तब इनके संवेगों में अनिश्चितताओं का अनुपात होगा कितना होगा? 1:1:1836 या फिर 1836:1
या फिर अपर्याप्त सूचना। तो देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो रेशियो रहेगा वो रहेगा यहाँ पर हमारा 1.1 का रेशियो, ठीक है ना। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है आपको कमेंट में इसका जवाब देना है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है, इसका मैं कमेंट में जवाब दे दूंगा, लेकिन पहले आप मुझे देना, ठीक है, कि लेंज का जो नियम है वो क्या देता है। ऑप्शन है प्रेरित धारा का परिणाम, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम, या प्रेरित धारा की दिशा, या फिर प्रेरित धारा का परिणाम और दिशा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो विद्यार्थी वीडियो को अंत तक दे रहे हैं उनको काफ़ी फायदा है, वो अंत तक इस वीडियो को देखिए, और जिनको अभी टाइम नहीं मिला वो बाद में भी देख सकते हैं, और इस क्वेश्चन का कमेंट में भी ज़रूर आंसर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।